मेरी शादी 7 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे खट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेल पाती। जैसी सुहागरात का टाइम आया वैसे वे सब बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उसे तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहाँ पर घर के सभी भाइयों के सिर्फ एक ही पत्नी होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 10 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 5 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे 5 भाइयों की शादी थी, भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में जमकर झूम रही थी कि घर में मेरी 5 भाभियाँ आएगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे 5 भाई दूल्हे भाई के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 4 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर मैं इन सबको भूल गई और नाचने लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज़ देखते ही देखते मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस दिन के बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की ही थी। शादी है तो फिर दूल्हे 3 कैसे। फिर उनकी शादी के बाद मैं घर आ गई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यह एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ते तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सबसे शादी होती है। मैंने माँ से पूछ लिया कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती हैं। तभी माँ ने कहा, बेटा अब जैसे भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। अब मैं ज़्यादा भाइयों से नहीं, मेरी ज़्यादा बहुत समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर मेरी शादी करने की चर्चा कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मेरे भाई और मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसीलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभाल लूँगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिरकार होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। फिर दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि रिया का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा ख़ानदान है और ज़मीन भी अच्छी खासी है। लड़के 7 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 7 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊँगी, बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इसी समाज को कोस रही थी कि आखिर यह प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कहीं प्रयास किए, किसी भी तरह यह शादी नहीं रुक सकी, लेकिन शायद किस्मत भी यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी भाभी भी तो
यह सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगे। मैं खुद मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार होता है, लेकिन मैंने तो एक का ही सपना देखा था ना कि साथ का सब के सब लोग मैंने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयारी कर रहा था तो कोई बारात के स्वागत के लिए तैयारी में मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में भी मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा। तब फिर मेरी इसी सोच में डूबे माँ को अचानक कुछ लड़कियों ने शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 7 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहना दिया। फिर फेरों के लिए उन 7 के साथ मेरा पल्लू बांधा और फिर फेरे करवाए गए। फिर हम आठों की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ला जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और मेरी माँ भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब उसे इन 7 के साथ ही रहना है। यही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना मत। हम सबकी तरह हमेशा लाज रखना, हम सबकी भी लाज रखना। उनकी यह बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों ने मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्म में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरी ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ़ों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। जब रात हो चुकी थी, फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। दर्द से मैं घबरा रही थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और उसने भी। फिर मैं बेड से बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसे करते करते मेरे 7 पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाए। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। रात का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिरकार करती भी क्या करती और क्या कर सकती थी। ऐसे रोज़ रोज़ होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वह लोग मेरे जिस्म को नोचते और फिर दिन में घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलने के लिए मेरे पीहर से लाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। तभी मेरा वापस जाने का समय आ गया था। मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों को सारी बात बता दी। मेरी सास को बोला कि हमारी रिया बहुत कमज़ोर है, वह एक साथ 7 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है।
जो आप थोड़ा दया करो उसे पर। फिर मेरी सास ने मेरे साथ तो पतियों के दिन बांध दिए। एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक ही पति से ही मुझसे संबंध बनाता। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वह मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम रमेश यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं। हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं देती और ना ही प्यार करती। मैं उन्हें सब कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से कहारती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं करी। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा रमेश के साथ प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्हें भाता भी नहीं था कि वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगे। रमेश को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारे क्या कर सकते थे। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है, जो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तू अपने मायके चली जाना, तुम्हें रमेश छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हवाओं से छुटकारा पाऊंगी। उस रात रमेश की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही रमेश मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर अपने कपड़े उतारने लगी। तभी रमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समय नहीं समझ में आ रहा था। तभी रमेश कहने लगे कि देखो रिया, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ देखी नहीं जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा से सिर्फ एक ही पति का सपना देखा है। इस समाज के पास पता नहीं मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी रमेश ने मुझसे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। रमेश की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जागी कि शायद आप मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए रमेश के साथ निकल पड़ी। तभी रमेश के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो रमेश को वहाँ जाना पड़ा। तभी रमेश ने मुझे अपने गांव जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। तभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के साथ पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज रिया को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि यह क्या कह रहे हो, रिया को तो सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर रमेश के आने के बाद मेरे ससुर ने रमेश से कहा कि रिया अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, क्या तुमने उसे सही बस में नहीं बैठाया था क्या? तभी रमेश ने कहा कि नहीं, मैंने तो उसे अच्छी तरह बिठाया था। अब रमेश भी बहुत घबरा गया कि आखिर रिया गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा रमेश दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद जब मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मैं गायब हो गई थी। मेरी कोई खबर
ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी रिया की लाश उन्हें सड़क के किनारे पत्थरों से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से रिया की बॉडी भी खुजली हुई थी। सब लोगों ने रिया की बॉडी उसके कपड़े और हाथ पर बने हुए टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल था कि आखिर रिया को मारा किसने? जब रिया गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने ही लूट कर मारने का इरादा समझ लिया। उस दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया और हम भी सब लोग इसे भूल चुके थे। लेकिन रिया को भुलाना रमेश के लिए मुश्किल था। मैं रिया की याद में दिन रात रोता रहता। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे कट कट की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने अपने कमरे में का दरवाज़ा खोला और घर के पिछले तरफ गया, जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि रिया के ससुर ज़मीन को खोदकर कुछ निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने ज़मीन में एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाल कर लिए। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वह वहाँ थे या नहीं, जो उस दिन रिया पहनकर गई थी। रमेश को सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन वह यह सोचकर भी दुखी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। रमेश ने दूसरे दिन पुलिस को खबर कुला दी और सारी बातें कह डाली। दूसरे दिन पुलिस ने बुलाया और सारी बातें कह डाली। प्रिया के ससुर रमेश को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के डर से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैं रमेश और रिया की सारी बातें सुन ली थी। यह लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे, तभी मेरे बाकी 6 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से रिया का पीछा करने वाला लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमी भी मदद के लिए रख लिए और उसे मरवा दिया। फिर वह रमेश के साथ भाग ना जाए और मेरे गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे। और अपने कहने की बजाय पुलिस अब रिया के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। रमेश की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उन्हें मार दिया जाता है। रमेश पूरी ज़िंदगी रिया की यादों को समर्पित कर चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? अगर आपको ऐसे अनोखे रिश्ते की कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाला बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना ताकि अब जब भी अपनी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।